हेलो गाइस, रेखा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं धातु एवं अधातु के प्रश्नों के उत्तर। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आज हम धातु एवं अधातु से संबंधित जो प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम ये जान तो लें कि धातु और अधातु होती क्या है। हम उन्हें आसपास देखते तो हैं, जब पर पढ़ाई करते हैं तो उन्हें याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है कि धातुएं ये हैं, धातुएं अधातुएं हैं, पर हम जान ही नहीं पाते कि धातु और अधातु होती कौन सी चीज़ें हैं। तो आइए हम चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं कि धातु क्या है और अधातु क्या है। देखिए, सोना, चांदी, क्योंकि हम अपनी मदर को ये सारी चीज़ें पहने आसपास देखते हैं या हम इनका यूज़ करते हैं, तो हम उन्हें आसानी से भी जान सकते हैं। तो देखिए, सोना, निकिल, चांदी, तांबा, जो तांबा जिससे हम जल चढ़ाते हैं, लोटा हुआ जिसमें हम पूजा करते हैं, पूजा की मतलब ये सारी चीज़ें जो है हम अपने आसपास देख रहे हैं, तो वो क्या है? धातुएं हैं। और अधातु डायमंड, हीरा, आपने पिक्चरों में देखा होगा, हो सकता है किसी ने ओरिजिनल भी देखा हो। तो आप कार्बन, फास्फोरस, गंधक, ये सारे क्या हैं? अधातुएं हैं। तो याद रखिए, धातु और अधातु आप आसानी से पहचान सकते हैं, और जो इन दोनों के गुणों की व्याख्या करे वो कहला जाती है उपधातु। तो हम उसे आगे पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न है, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर ही द्रव होती है। यानी कमरे का ताप है का मतलब है कि अगर कमरे के टेम्परेचर पे ही रखी है, यानी हम उसे टेम्परेचर को अलग से मापेंगे नहीं, मतलब हमको ये पता होना चाहिए कि कमरे में रखी है वो, तो वो ताप पर, उसी ताप पर ही क्या हो जाती है? लिक्विड अवस्था में रहती है। तो याद रखिए, मरकरी जो है वो कमरे के ताप पर ही कैसी होती है? द्रव अवस्था में होती है। आप चाकू से आसानी से काटी जा सकती है। तो जो सोडियम धातु है, पोटेशियम धातु है, हमेशा याद रखिए उसे चाकू से काटा जा सकता है, इतनी सॉफ्ट होती है वो। अब अगला है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक, यानी ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी होगी? सिल्वर यानी चांदी। ऊष्मा की कुचालक दो होती है, मरकरी और लेड। अगला है, बहुत ही इजी, आघात, वर्ध तथा तन्य का अर्थ बताइए। तो हमने जो सोना चांदी देखा वो उन्हीं गुणों की व्याख्या करते हैं। तो आघात वर्ध का अर्थ ये होता है कि वे पदार्थ जिन्हें पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, यानी ठोका और पीटा और क्या बन गई? वो उसकी चादर बन गई। जो हम सीट होते हैं, घरों में जो सीट डालते हैं, वो चादर तो ही है। तो जिन्हें ठोक पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, उस गुण को कहते हैं आघातवर्धता। उस गुण को ही आघातवर्ध कहलाएगा। उदाहरण के लिए, अधिकतर धातुएं क्या है? आघातवर्ध होती हैं। अभी मैंने आपको बताया। तन्य, उसके नाम से तन्य यानी जिसको खींचा ताना जा सके, और खींचा ताना जा सके और उसकी स्थिति में परिवर्तन किया। तो वैसे पदार्थ जिन्हें पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है, उसे तन्य कहते हैं। जितनी भी धातुएं होती हैं वो तन्यता का गुण है। यदि उनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, तो जो हम आभूषण और बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं धातुओं से बनी, उन चीज़ों को हम प्राप्त नहीं कर पाते। उनके गुणों के कारण ही हम उनका उपयोग कर पा रहे हैं। अब हम जानेंगे धातु और अधातु से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। क्वेश्चन है, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा? अब कोई ना कोई तो रीज़न होगा। जो सोडियम है धातु है, और मिट्टी का तेल जो है क्या करेगा? एक लिक्विड है। अब ये याद रखना, उस सोडियम को उसके अंदर रख दिया। उसको अंदर क्यों रख दिया? क्योंकि क्या करेगा? सोडियम किसी से क्रिया ही नहीं करेगा। यदि उसको अंदर हमने पैक करके रख दिया, मिट्टी के तेल के अंदर, केरोसिन के अंदर, तो वो किसी से क्रिया नहीं करेगा, ना तो वायु से, ना आसपास की नमी से। तो सोडियम में उच्च अभिक्रियाशीलता पाई जाती है। उच्च अभिक्रियाशीलता का मतलब ये होता है, आप याद रखिए, बहुत ही कम क्षणिक में क्रिया कर लेना, तुरंत ही क्रिया कर लेना।
और यह है, यदि किसी खुले में रखा जाता है सोडियम तो ऑक्सीजन से तेजी से अभिक्रिया करके क्या पकड़ लेता, आग पकड़ लेता है। तो आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं कि खुला रखा हमने सोडियम तो तुरंत क्या पकड़ रहा है, आग पकड़ रहा है। इसीलिए उसको क्या कर रहा है, सुरक्षित करने के लिए किस में रख दिया, बॉटल में, मिट्टी के तेल के अंदर। इसीलिए इसे सुरक्षित रखने के लिए, आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन के तेल के अंदर या केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो आप ये याद रखिए कि उच्च अभिक्रियाशीलता के कारण वो ऑक्सीजन से क्रिया ना करे, इसीलिए। अगला है, इन अभिक्रियाओं को बताना है। तो आपको बताना है कि भाप के साथ जब आयरन की क्रिया होती है, भाप मीन्स याद रखिए, भाप यानी H2O जल का ही रूप है। जल जब वेपर के रूप में बदल जाता है, गैसीय फॉर्म में बदल जाता है, तो वो भाप। अब वही भाप H2O जो गैसीय फॉर्म में है वो आयरन से क्रिया कर रही है, तो बनता है Fe3O4। तो Fe3O4 जो है वो आयरन ऑक्साइड है, और जो उत्पन्न होने वाली जो गैस है, वेरी इंपॉर्टेंट, यही याद रखना है आपको, वो है हाइड्रोजन गैस। सेकंड है, जल के साथ कैल्शियम और पोटेशियम की क्रिया को हमको जानना है। तो देखिए, कैल्शियम जो है, कैल्शियम किससे क्रिया कर रहा है, जल से क्रिया करता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। याद रखिए, तीनों अभिक्रियाओं में कौन सी गैस उत्पन्न हो रही है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रही है। अब अगला है, पोटेशियम जब जल से क्रिया करता है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्षार बनता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो आपको तीनों रिएक्शन में याद रखना, कौन सी गैस प्राप्त हुई, हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई। अगला है, अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाल दिया, यानी अभिक्रियाशील यानी जो तुरंत क्रिया कर ले, तो उस अभिक्रियाशील धातु को तुरंत क्या हुआ, अम्ल में डाल दिया, तो कौन सी गैस निकलेगी। हमने अभी देखा कि आयरन था, Fe मीन्स आयरन, आयरन को सल्फ्यूरिक अम्ल में डाल दिया। जैसे ही आयरन को सल्फ्यूरिक अम्ल में यानी H2SO4 में डाला जाता है, डिप किया जाता है, तो FeSO4 बन जाता है, फेरिक सल्फेट बन जाता है। यही फेरिक सल्फेट जो होता है, कौन उसके साथ जो यौगिक बना रहा है, उस हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। इसके याद रखिए आप कि ये अभिक्रियाशील तनु धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक में डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस बनती है। तो आपको ये बताना था कौन सी गैस बनी, तो याद रखिए हाइड्रोजन गैस बनती है। अगला है, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर, यानी जिंक में हमने क्या डाला, आयरन सल्फेट, जो अभी आयरन सल्फेट बना था वही डाल दिया, देखिए जिंक में। और जिंक सल्फेट में जैसे ही आयरन सल्फेट डाला जाता है तो याद रखिए जिंक किससे क्रिया कर लेगा, सल्फेट से, और आयरन को मुक्त कर देगा। तो जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में जैसे ही डाला तो आयरन सल्फेट विलयन से आयरन को क्या कर देता, विस्थापित कर देता। विस्थापित का मतलब ये होता है अलग करना, ऐसा नहीं विस्थापित हटा दिया। तो हटाने का अर्थ होता है वह मुक्त हो जाता है, जो आयरन है वो मुक्त हो जाता है और उसे आसानी से हम प्राप्त कर लेते हैं। तो ये देखिए आपको अभिक्रिया में डिफाइन हो रहा है, Zn जो है S मीन सॉलिड, FeSO4 से क्रिया कर रहा है तो ZnSO4 और Fe आयरन जो है वो मुक्त हुआ। अगला है, आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों है। तो आयनिक यौगिक उसके नाम से ही समझ में, आयनिक दो आयनों से मिलकर बना होगा, तो आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च होता है क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए, यानी जो दो आयन है, एक प्लस और एक माइनस, तो उन दोनों को आयन को तोड़ना है तो क्या चाहिए, बहुत अधिक ऊर्जा। तो उनको तोड़ने के लिए, अंतर आणविक जो बल को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए उनके गलनांक कैसे होंगे, उच्च होंगे। बच्चों याद रखिए, गलनांक का अर्थ होता है गलाना, उसे तोड़ना। तो गलनांक तभी गल सकता है जब उसको टेम्परेचर ज़्यादा मिले, तो टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए तो उसे यौगिक को तभी तोड़ सकते हैं। तो आयनिक यौगों का गलनांक उच्च होता है, उसकी मजबूत और अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब हमारा अगला प्रश्न है, इन परिभाषाओं को आप बताइए। तो पहला है खनिज, अयस्क और गैंग, तो हम इसे आगे जानेंगे। देखिए, खनिज पृथ्वी की भूपर्पटी में, याद रखना पृथ्वी की भूपर्पटी के मतलब होता है पृथ्वी की सतह में
तो पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को, आपने अभी चित्र देखे, जो चित्र ये दिख रहा है आपको, ये इतनी सारी जो धातुएं हैं और जो अयस्क हैं, ये कहाँ पाई जा रही हैं? पृथ्वी के अंदर। पृथ्वी के अंदर बहुत सारी धातुएं का अमूल्य भंडार है। तो याद रखिए, पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व यौगिक को खनिज कहते हैं। अब आ जाता है अयस्क। अब वे खनिज जिसमें से कुछ विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है, यानी उनमें क्या है, खनिज में क्या है, धातुएं हैं। तो धातुओं को अलग करना, जिन्हें निकालना लाभकारी होता है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, या वो क्या कहलाते हैं? अयस्क कहलाते हैं। यानी जो खनिज प्राप्त हुए, खनिज में से धातुओं को अलग करना या जो अलग करके प्राप्त कर रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं? अयस्क कहलाते हैं। अगला है गैंग। पृथ्वी से जो खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत और जो अशुद्धियाँ मिली हैं, उन अशुद्धियों को क्या कहा? गैंग। यानी जो शुद्ध अवस्था में प्राप्त कर रहे हैं वो अयस्क, और उसमें जो अशुद्धि मिली है वो क्या कहला रही है? गैंग कहला रही है। तो पृथ्वी से जो अयस्क प्राप्त हुए, उसमें प्राप्त अशुद्धियाँ, मिट्टी, रेत जो होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? गैंग कहलाती हैं। अगला है, दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु हमेशा याद रखिए, सोना और प्लेटिनम। अगला है, धातु को उसके ऑक्साइडों से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है? तो धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए याद रखिए अपचयन प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। यानी अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें धातु से क्या प्राप्त कर रहे हैं? उसके ऑक्साइड। तो धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने की जो रासायनिक प्रक्रम है वो कहलाता है अपचयन। अप और चयन यानी उसका चयन करना, तो अपचयन अभिक्रिया है। अगला है, कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती? संक्षारण का मतलब होता है जंग लगना। तो किस धातु में जंग नहीं लगता आसानी से? तो आपको याद रखना है वे धातुएं जो अभिक्रियाशील होती हैं, आसानी से संक्षारित नहीं होती, जैसे सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, चांदी। ये धातुएं जो होती हैं वो जंग लगने वाली नहीं होती हैं। अगला है मिश्रातु। तो दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को, यानी जब दो या दो से अधिक धातु या फिर अधातु आपस में मिल जाएं, तो जो नई धातु हमें प्राप्त होगी वही क्या कहलाएगी? मिश्र धातु। यानी एक धातु हो गई और एक अधातु, ये आपस में मिल जाएं तो जो बनी हुई धातु क्या कहलाएगी? मिश्र धातु या मिश्रातु। अगला है, युगल विस्थापन अभिक्रिया को समझाइए। याद रखना, NaCl विलयन और कॉपर धातु। तो जब NaCl जब कॉपर धातु से क्रिया करता है तो AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु बनती है। तो आइए अब हम दूसरी अभिक्रिया देखेंगे। तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण देना है। तो आप याद रखिए, उभयधर्मी जो दो गुणों की व्याख्या करता है वो कहलाता है उभयधर्मी। तो ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों से क्रिया करके लवण और जल प्रदान करते, देखिए आ गया, दो गुण बता रहा है, अम्ल का भी और क्षार का भी। तो ऐसी धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान कर रहे हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, आप रिएक्शन में ही देख रहे हैं, Al2O3 प्लस 6HCl, ये आपस में क्रिया करके ट्वाइस AlCl3 बना लेते हैं, प्लस जल बना लेते हैं। अगला है, दो धातुओं के नाम बताना है जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगी। तो वे धातुएं कौन सी हैं? तो आइए जानते हैं। आयरन तथा एल्यूमिनियम तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे क्योंकि वे हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील हैं। तो वे धातुएं कौन कौन सी? याद रखिए आप, एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम को Al से और आयरन को Fe से डिफाइन करते हैं। अगला है, मरकरी तथा तांबा तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकते क्योंकि वे हाइड्रोजन से कैसे हैं? कम क्रियाशील है। याद रखिए, मरकरी को Hg से और तांबे को Cu से डिफाइन करते हैं। अगला है, किसी धातु M के विद्युत अवघटनी परिसरण, मतलब कोई धातु है उसका हमें परिष्करण करना है।
तो कैथोड पे क्या प्राप्त होगा, एनोड पे क्या प्राप्त होगा और विद्युत अपघट्य कौन कहलाएगा, तो आइए जानेंगे। तो किसी धातु के M के विद्युत अपघटन से परिष्करण से याद रखिए एनोड पर अशुद्ध रूप प्राप्त होगा, कैथोड पर शुद्ध धातु की परत प्राप्त होगी और जो विद्युत अपघट्य होगा वो धातु M के लवण विलयन होगा। तो आपको ये तीनों को अलग अलग याद रखना है। अब आ जाते हैं जो हमारा चैप्टर था धातु और अधातु से संबंधित, अब उन्हीं के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए धातु किसे कहेंगे, तो आवर्त सारणी, आवर्त सारणी यानी मेंडलीफ नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सारणी व्यक्त की जिसमें SPDF ब्लॉक थे। उस ब्लॉक में ही उन्होंने क्या किया, तत्वों को सुचारू रूप से व्यवस्थित किया, तो वो कहलाती आवर्त सारणी। तो बाईं तरफ तथा मध्य में रखे जाने वाले तत्व धातु तत्व कहलाते हैं, जिनमें धात्विक चमक होती है। वे प्रायः तन्य, आघातवर्धीय और विद्युत और ऊष्मा की सुचालक और दृढ़ होती हैं। इनके ऑक्साइड कैसे होते हैं, प्रकृति में वो नेचुरल रूप से पाए जाते हैं, इसीलिए उन्हें प्रकृति कहते हैं। तो जैसे हम देखते हैं सोना, लोहा, चांदी, तांबा, प्लेटिनम, ये सारी चीज़ें जो वो क्या हैं, धातुएं कहलाती हैं। अगला है धातुएं के दो रासायनिक गुण बताना है। तो धातुएं क्या होती है कि जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं। दूसरा ये है कि अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। तो आप देखिए सोडियम NaHCl अम्ल से क्रिया कर रही है, NaCl और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर रही हैं। अगला है अधातु के दो गुणधर्म बताना है। तो अभी हमने धातु के जाने, अब अधातु। तो अधिकतर अधातुएं गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं और अधातुएं हमेशा याद रखने नो रस ध्वनि उत्पन्न नहीं करती, यानी इसका अर्थ है यदि अधातु देखें हम तो वो कोई भी ध्वनि उत्पन्न नहीं करेंगी। शोर हैगा बच्चों, आप उसे सुधार लिए, यानी अधातुएं जो हैं वो ध्वनि उत्पन्न नहीं करती हैं। कौन सी धातुएं आसानी से संचारित नहीं होती हैं, तो आपने अभी ही पहले देखा सोना और चांदी जो है वो बहुत ही अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे नीचे आती हैं। क्यों? क्योंकि ये धातुएं कम अभिक्रियाशील होती हैं, ऐसी धातुएं आसानी से संचारित नहीं होती। अगला है मिश्र धातु। अगर आपको मिश्रातु बना तो मिश्र धातु आसानी से बनेगा। मिश्र धातु क्या है और तांबे की मिश्र धातु के दो उदाहरण देना। तो किसी धातु में अन्य धातु या अधातु मिलाते हैं निश्चित मात्रा में, तो इच्छित गुण वाली जो धातु प्राप्त होती है उसे मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु में याद रखिए पीतल और कांसा। जो पीतल है उसमें 80% कॉपर और कांसे में 90% क्या होता है, कॉपर मिला होता है। तो आपको ये क्वांटिटी याद रखना है। अगला है धातु विद्युत की सुचालक है, क्यों? तो धातुएं विद्युत की अच्छे चालक होते हैं क्योंकि धातुओं में आयन होते हैं, जो धनायन और ऋणायन वो धातुओं में विद्युत का चालन करने लगते हैं। तो ये विद्युत धनात्मक भी हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्या है, प्रवृत्ति तीव्र है। ये ताप और विद्युत की सुचालक होते हैं, इसके तार से होकर विद्युत का प्रवाह आसानी से हो सकता है। अतः धातुओं को चालकता उनमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण हुई। ये इलेक्ट्रॉन धातु से होकर आसानी से दौड़ सकता है। तो यही कारण है कि धातु विद्युत की अच्छे चालक होते हैं। यानी याद रखना आपको धातुओं में क्या है, धनायन और ऋणायन है, और ये धनायन और ऋणायन होने के कारण उसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह होने से हमें धारा प्रवाह मिलती है, धारा प्राप्त होती है। तो धातुएं कैसी होती हैं, याद रखना विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। अब देखते हैं हम संयोजकता। आप इस चित्र से ही समझ गए हो कि अंतिम कोश में जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है वही उसकी संयोजकता कहलाएगा। तो किसी भी तत्व को संयोजकता उसके परमाणु के सबसे बाहरी कोश में, मात्राएं सुधार लीजिएगा बच्चों, वो हट गई हैं। कोश में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संयोजकता या इलेक्ट्रॉन की संख्या से निर्धारित होती है। मान लिया कि सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है 11, इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से जब विन्यासित किया जाएगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 होगा। तो 2 और 8 तो क्या है, अष्टक पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। अंतिम कोश में जो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है
वही उसकी संयोजकता को डिफाइन करेगा, यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है एक है, इसलिए सोडियम की संयोजकता +1 होगी। +1 इसलिए क्योंकि सोडियम क्या करता है, अपनी क्रियाशीलता को बनाए रखने की अपने एक इलेक्ट्रॉन को दान कर देता है, इसलिए वो धनी कहलाता है, इसलिए उसकी संयोजकता +1 होगी। अगला है संक्षारण। जब धातु सतह जल, वायु, आसपास के अन्य किसी पदार्थ से प्रभावित होती हैं तो ऐसी धातु को संक्षारित होना कहते हैं। इस घटना को संक्षारण, यानी जो भी धातु हैं आसपास की नमी, हवा और गैसों से क्या कर लेती हैं, क्रिया कर लेती हैं और उनमें परत चढ़ जाती है। जैसे हम लोहा देखें, हम जब मार्केट से खरीद के लाते हैं तो वो बहुत ही चमकीला होता है, पर जब हमें उसे कुछ समय के लिए रख देते हैं तो धीरे धीरे वह उसमें परत चढ़ जाती है। तो इसका मतलब है उसने आसपास की वायु और नमी से क्या की, क्रिया की और वह संक्षारित हो गया। तो वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, संक्षारण कहलाती है। तो गोल्ड तथा सिल्वर जैसी उत्कृष्ट धातुएं हैं वे संक्षारित नहीं होती। एल्यूमिनियम धातुएं हैं जो वो संक्षारित नहीं होती हैं। अगला है संक्षारण, यानी अगर हम जो संक्षारण की जो क्रिया है उसे बचाएं तो क्या करना चाहिए। तो हमें 3 विधियां याद रखना है, यशद लेपन, दूसरा है विद्युत लेपन और तीसरा है एनोडीकरण। अब आ जाता है अगला, कैरेट सोना का क्या अर्थ है। देखिए, कैरेट सोने की मापने की इकाई है, यानी जैसे हम बाजार से सब्जी लेके आते हैं तो सब्जी किलो में मिलती है, वैसे ही अगर हम मार्केट में सोना खरीदते हैं तो उस सोने को खरीदने के लिए हमें जो उसकी इकाई का मापन जो होता है वो कैरेट होता है। कितने कैरेट सोना 1 तोले में जो प्राप्त हुआ, तो याद रखना है कैरेट उसकी मापन इकाई है। तो धातु की शुद्धता मापने की, सोने की शुद्धता मापने की इकाई क्या है, कैरेट है। तो शुद्ध सोने को 24 कैरेट कहते हैं। तो याद रखना, शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। यह काफ़ी नर्म होता है, यानी इतना सॉफ्ट होता है, इतना लचीला होता है कि इसके आभूषण बनाना असंभव होता है। तो उसे संभव बनाने के लिए उसमें क्या मिलाई जाती है, अशुद्धि मिलाई जाती है। कॉपर यानी तांबा, तांबे की क्या मिलाई जाती है, अशुद्धि, या सिल्वर की अशुद्धि। तो आप याद रखिए यह काफ़ी नर्म होता है, इसमें आभूषण बनाना बहुत कठिन होता है। आजकल गहने में बनाने के लिए 22 कैरेट सोने की आवश्यकता होती है। तो 22 कैरेट है, यानी उसमें क्या मिली हुई है, अशुद्धियाँ मिली हुई हैं। अब हम जानेंगे कि एक धातु और एक अधातु का नाम लिखना है जो वायु के संपर्क में आती हैं और जल उठती हैं। तो हमने पहले ही देखा कि जो धातुएं थी अपन ने मिट्टी के तेल में रखी थी, तो सोडियम धातु वायु के संपर्क में आने पर तुरंत ही क्या होने लगती है, जलने लगती है। ऐसे ही श्वेत फास्फोरस भी है, जो वायु के संपर्क में आता है तुरंत जलने लगता है। अब है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या है, इसका उपयोग क्या है, क्यों बनाया इसे। तो एक्वारेजिया 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण है। तो याद रखिए, यानी हमने एक टेस्ट ट्यूब जो है उसके 3 अनुपात में क्या लिया, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और 1 अनुपात में क्या लिया, नाइट्रिक अम्ल, और इन दोनों को मिला दिया। तो जो प्राप्त या बना हुआ जो मिश्रण होगा वो किसका होगा, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया एक इतना सांद्र वाला अम्ल होता है जो सोने को भी गलाने का कार्य करता है। तो याद रखिए, उन अभिकर्मकों में से एक गोल्ड तथा प्लेटिनम है जो आसानी से गला सकता है। तो कौन, आप याद रखिए एक्वारेजिया का उपयोग कहाँ किया गया है, सोने के आभूषण को गलाने में, प्लेटिनम को गलाने में। तो आपका ये उपयोग हो गया। अब आ जाता है थर्मेट अभिक्रिया क्या है। तो देखिए, आयरन ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया तीव्र होती है और काफ़ी ऊष्मा निकलती है। तो इसका उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने में होता है। इस अभिक्रिया को थर्मेट कहते हैं। तो आपको याद रखना, थर्मेट का मतलब है कि जब आयरन ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम की क्रिया कराई जाती है, आयरन ऑक्साइड यानी Fe2O3 किससे क्रिया करा रहे हैं, एल्यूमिनियम से, दोनों की अभिक्रिया करा दी, और जो रेल की पटरियों के बीच में गैप आ जाता है या पटरियां चटक जाती हैं तो उन्हें ज्वाइंट करना है, जोड़ना है। तो किसका उपयोग करेंगे हम, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का, और जब वो जोड़ रहे हैं तो वो अभिक्रिया क्या कहला रही है, थर्मेट। तो ये आपको याद रखना है।
अगला है लोहे को जंग से बचाने के 2 उपाय। तो हमने अभी जाने पर और कुछ और जान लेंगे कि हम लोहे को जंग से बचाना है तो क्या करेंगे। उसमें वार्निश या पेंट लगा देंगे, तेल लगा देंगे, ग्रीस लगा देंगे, यशद लेपन कर देंगे, क्रोमियम का लेपन कर देंगे, एनोडीकरण कर देंगे, या उसे मिश्र धातु बनाकर उसमें ऊपर से लेपित कर दिया जाएगा। अगला है हवाई जहाज़ों का ढांचा एल्यूमिनियम की मिश्र धातु से क्यों बनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो हवाई जहाज़ का ढांचा एल्यूमिनियम की मिश्र धातु से ड्यूरेलेमिन और मैग्नीशियम से बनाया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही चमकदार और बहुत ही हल्की धातु होती है। तो ये अति हल्की मिश्र धातु है। इसका अपेक्षित घनत्व कैसा होता है, बहुत कम होता है। तो इसकी क्वालिटी है, इसलिए तो यूज़ किया उसका। दूसरा, सुचालक होने के कारण विद्युत प्रेषण तार बनाए जाते हैं। तीसरा, इन पर जंग नहीं लगता, इसलिए तो ये क्या है, पानी में भी धातुएं जो है आसानी से यूज़ होती रहती हैं। अगला है, ये रासायनों के प्रति बहुत क्रियाशील नहीं है। बहुत क्रियाशील का अर्थ है यानी क्रिया ही नहीं करते। जब क्रिया नहीं करेंगे तो क्या होंगे, जैसे कि तैसे हमेशा चमकदार रहेंगे और एज यूजुअल हमेशा यूज़ किए जाएंगे। अब देखिए, ये 29वां क्वेश्चन है। एक प्रत्युष एक लड़का है, उसने सल्फर को स्पैचुला में लेकर गर्म किया। चित्र के अनुसार आप देख ही रहे होंगे कि एक परख नली में उल्टा करके गैस को उत्सर्जित किया है और एकत्र कर लिया है। तो क्या गैस जो क्रिया हो रही है वो क्या होगी। सूखे लिटमस पत्र पर जब भर जाएगा तो क्या होगा, आर्द्र लिटमस पत्र भरेगा तो क्या हो गया। तो ये क्या अभिक्रिया देंगी, आइए हम आगे जानते हैं। तो आप देखिए, प्रत्युष ने जो किया तो पहला क्या होगा उसका आंसर, सूखे लिटमस पत्र पर कोई क्रिया नहीं होगी। अब वो सूखा है तो क्या क्रिया देगा लिटमस पत्र, कोई क्रिया नहीं देगा। दूसरा, जब आर्द्र किया, गीला हुआ, तो आर्द्र लिटमस पत्र का रंग कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा, क्योंकि परख नली में जमा सल्फर गैस अधातु है और उसकी ऑक्साइड कैसी होगी, प्रकृति अम्लीय हो गई। तो इसीलिए वो क्या कर देगा, आर्द्र लिटमस पत्र का रंग कैसा कर देगा, लाल कर देगा। तो आपको याद रखिए, चित्र भी बनाना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम जानेंगे धातु अधातु के गुण, धातु और अधातु के अंतर को जानेंगे। तो आप याद रखिए, ये धातु और अधातु में जो अंतर है वो बहुत ही छोटी राइटिंग है, पर आप याद रखिए धातुएं जो हैं वो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक है, और अधातु जो है विद्युत और ऊष्मा की कैसी होती हैं, कुचालक होती हैं। धातुएं अघातवर्ध्य और तन्य होती हैं, अधातुएं जो होती हैं वो अघातवर्ध्य और तन्य नहीं होती हैं। आप याद रखिए, धातुएं तन्य हैं और अधातुएं तन्य नहीं हैं। धातुएं जो ध्वनिक होती है, धातुओं में क्या होती है, ध्वनि पाई जाती हैं। यानी हमारे घर में जो थाली या जो बर्तन है वो गिरते हैं तो टन आवाज़ करते हैं, पर अधातुएं जो पेंसिल की लीड या जो चीज़ें गिर जाएं तो वो आवाज़ नहीं करेगी, यानी उसमें ध्वनि नहीं होती है। धातुओं में जो है उच्च अवशोषण जो है आकर्षण के कारण धातुओं में क्या होता है, उच्च संबंध पाया जाता है। इस प्रकार धातुओं के बीच उच्च आकर्षण के कारण धातुएं उच्च तन्यता का गुण दर्शाती हैं और अधातुओं में ये गुण नहीं पाया जाता। धातुओं में उच्च गलनांक और क्वथनांक होते हैं और अधातुएं जो होती हैं वो उच्च गलनांक नहीं रखती हैं। याद रखना, उनका गलनांक कैसा होगा, निम्न होगा। धातुएं जो होती हैं ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर और मिलकर ऑक्साइड बनाती हैं, और अधातुएं जो होती हैं ऑक्सीजन के साथ जो क्रिया करती हैं तो अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। तो आज हमने धातु अधातु के सारे प्रश्नों के उत्तर को जाना। जिन बच्चों को कम मार्क्स या 3 मार्क्स में आता है तो आप इन आंसर को भी धातु अधातु में शामिल कर सकते हैं। वो उसमें 8 पॉइंट दिए हैं और ये जो है 4-5 पॉइंट हैं, आप उसे भी आसानी से याद करते हैं कि धातु है उसमें ध्वनि युक्त होती है, अधातु में ध्वनि युक्त नहीं होती हैं, और धातुओं में चमक पाई जाती है और ये सुस्त होती हैं। धातुएं जो रहती विद्युत की सुचालक है, अधातुएं कुचालक होती हैं। इनमें धनात्मक आयन बनते हैं और इनमें ऋणात्मक आयन बनते हैं। धातुएं मुलायम होती है और अधातु कैसी होती है, भंगुर होती हैं। तो इस प्रकार हमने धातु और अधातु में एक बड़ा अंतर और एक छोटा अंतर जाना। जिन बच्चों को जो भी याद हो जाता है वो उस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो आज हमने धातु अधातु से संबंधित इन प्रश्नों के उत्तर को जाना। अब हम आगे जानेंगे
कि कार्बन और उसके यौगिक क्या है। तो अगले वीडियोस में मैं इससे संबंधित स्लाइड को लेकर आऊँगी और आपके लिए अच्छा वीडियोस दर्शाऊँगी। तो आज के लिए यहीं तक। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।